Hi guys, welcome to Venus Law classes. Let's continue with the discussion of section number 32 clause 1 which refers to dying declaration. In video number 1 I have told you the concept of dying declaration, इसका क्या मीनिंग होगा, कौन सी इस पे लैंडमार्क अथॉरिटी है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया. नाउ वी विल बी मूविंग टू द प्रोसीजर. अब हम प्रोसीजर पे चलेंगे और a question which I have raised in the last video also, अगर डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस ने की है रिकॉर्ड तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है. सी, रिलायबिलिटी एंड द एडमिसिबिलिटी, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स. कि एक स्टेटमेंट को हम कितना रिलायबल समझेंगे, उसको हम क्या वेट देंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. और क्या हम उसे एडमिसिबल एज एन एविडेंस उसको मानेंगे या नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. तो देयर इज नो बार टू अ पुलिस ऑफिसर टू रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन. कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं कि मैजिस्ट्रेट नहीं पहुंच सकते, तो आप कहते हो कि बार तो नहीं है कि आप डाइंग डिक्लेरेशन को नहीं मान सकते इफ इट इज रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर. बट मैं ये बोल सकती हूँ कि रिलायबिलिटी में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बिकॉज इट इज बेस्ट इफ इट इज रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट. कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट करे तो बेस्ट रहता है. सो ऑल्दो इट इज नॉट इनएडमिसिबल. तो अगर आपको एमसीक्यू में जैसे आपने देखा होगा काफी बार क्वेश्चन आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी रिकॉर्डेड बाय हुम, तो आपको देते हैं प्राइवेट पर्सन, फिर देते हैं पुलिस पर्सनल्स, फिर देते हैं मैजिस्ट्रेट, फिर लास्ट ऑप्शन देते हैं ऑल दी अबव. सो नाउ अब बताओ आप विच इज द करेक्ट ऑप्शन. इट इज ऑल ऑफ दी अबव. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. इस केस में क्या हुआ कि कुछ यार्डस्टिक्स दिए गए टू इवैल्यूएट द डाइंग डिक्लेरेशंस. सो खुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958, अ वेरी लैंडमार्क अथॉरिटी on the point. It discusses how the dying declaration is evaluated. तो इन्होंने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन. मतलब ऐसा नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन को कॉरोबोरेशन की नीड हो. तो हमें पता है कि ये सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन होता ही है. सेकेंडली, पर ऐसा नहीं है कि हर डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी बेसिस ऑफ सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन. आंसर इज नो. वेरासिटी देखनी पड़ती है कि इज इट ट्रू, क्या जो जिसने स्टेटमेंट दिया है उसको ट्यूटर तो नहीं किया गया था, क्या स्पॉन्टेनिटी थी, क्या टाइम गैप था जब आपने डाइंग डिक्लेरेशन दिया. एवरीथिंग इज सीन, राइट. सो नाउ हर केस को अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे ही एनालाइज करना होता है. अदर थिंग इज कि डाइंग डिक्लेरेशन को भी हम सिमिलर वे से अप्रिशिएट करेंगे एज एन एविडेंस जैसे हम बाकी को करते हैं. सो द प्रिंसिपल गवर्निंग दिस इज समवॉट सिमिलर. नाउ अब ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वाज हेड इन दिस केस, that a dying declaration which has been recorded by a competent magistrate in a proper manner, that is to say in question answer form. तो डाइंग डिक्लेरेशन अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होती है तो हम ये बोलते हैं कि ये बेस्ट होता है, बहुत रिलायबल होती है. अगर मैजिस्ट्रेट ने कर लिया और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कर लिया तो इट स्टैंड्स ऑन अ हायर फुटिंग देन ऑन अ डाइंग डिक्लेरेशन विच डिपेंड्स ऑन द ओरल टेस्टिमनी. क्यों? क्योंकि देखो हमेशा कहा जाता है व्हाट इज द बेस्ट एविडेंस रूल, कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे प्रिवेल ओवर द ओरल. तो ये हमारा रूल है हमेशा से. तो क्योंकि जो ओरल एविडेंसेस होते हैं ना, वो दे मतलब उसमें एक डिफेक्ट ये होता है कि उसमें इन्फॉर्मिटीज हो सकती हैं. ह्यूमन मेमोरी है, आप भूल भी तो सकते हो. दैट इज वाई इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल, जब भी हम चीज़ों को याद करें या फिर हम कोई भी न्यू केसेस पढ़ते हैं तो हमें पॉइंटर्स हमेशा नोट डाउन करने चाहिए, क्योंकि भूल भी तो सकते हैं. ऐसा थोड़ी ना है कि आप सारी चीज़ें ही याद रखोगे. सो दैट इज द केस. नाउ इन ऑर्डर टू टेस्ट द रिलायबिलिटी हमें क्या देखना होता है. देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो द कोर्ट कैन कीप इन माइंड व्हेन टेस्टिंग द रिलायबिलिटी. क्या? जैसे कि ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइंग मैन, कि उसको क्या अपॉर्चुनिटी थी डाइंग मैन के पास टू ऑब्जर्व द फैक्ट्स. जैसे वेदर देयर वाज सफिशिएंट लाइट इफ द क्राइम वाज कमिटेड एट नाइट. देखो यहाँ पे डिफर करता है, हर फैक्ट को देखा जाता है. अगर सपोज करो कि सिर्फ लालटेन जो लैंप होती थी तेल से जलती हैं जो,
अगर उसकी रोशनी है और थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है, तो और कोई विलेजर है, हम उसके डाइंग डिक्लेरेशन की बात करें और क्वेश्चन उठे कि क्या वो ठीक से ऑब्जर्व कर पाया था हु इज द एक्यूज पर्सन, तो हमारा आंसर फिर भी अफर्मेटिव में रहेगा, बिकॉज दे आर एकस्टम्ड टू दैट, वो हैबिचुअल हैं ऐसे देखने के लिए। बट अगर यही फिर हम थोड़ा सा कोई अर्बन मैन का एग्जाम्पल ले, तो हम थोड़ा सा फिर भी डाउट क्रिएट कर सकते थे। नाउ अब इसके बाद ये है कि दूसरी चीज होती है, जैसे आपने केस भी किया होगा, उकाराम, दिस इज के, उकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें भी ये बोला गया था कि बिफोर रिलाइंग अपॉन अ डाइंग डिक्लेरेशन द मेंटल कैपेसिटी ऑफ द डिसीज्ड इट शुड बी सीन, कि क्या वो मेंटली इन्फर्म तो नहीं थी जब उन्होंने स्टेटमेंट दी, तो उनकी दिमागी हालत ओके थी एकदम। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि whether the disease was physically or mentally fit to make a statement। अब एक चीज है, जब हम यहाँ पे एक चीज आप देखो, और फिर ये भी है कि अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में आप कर लो, सो देयर आर नो चांसेस ऑफ ट्यूटरिंग इन दैट केस। आपने देखा होगा कभी कभी डाइंग डिक्लेरेशंस में क्या होता है कि आप एक से ज्यादा डाइंग डिक्लेरेशन दे देते हो, तो अगर दोनों ही डाइंग डिक्लेरेशन मैच कर जाती हैं, तो हम बोलते हैं कि बहुत वेल एंड गुड, ये तो अच्छी बात है कि दोनों डाइंग डिक्लेरेशन मैच कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं ट्रू होगा। बट अगर सपोज करो मिसमैच कर जाए, मैच नहीं हो, तो फिर क्या होगा, फिर हम उस डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करते हैं, तब हमें थोड़ा सा कोलैबोरेशन की नीड होती है जो अदर एविडेंसेस के साथ कॉन्फर्मिटी में हो, सो वी रिलाई ऑन दैट डाइंग डिक्लेरेशन। अब एक क्वेश्चन उठा कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं हो, तो क्या हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, कि हम कहें कि नहीं हम इसको एडमिट नहीं करेंगे बिकॉज इट इज नॉट इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्म। सो द आंसर वाज गिवन इन नेगेटिव कि वी कैन नॉट डिस्कार्ड दो स्टेटमेंट्स, क्योंकि जो डाइंग डिक्लेरेशंस हैं उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई आपको फॉर्मेट दिया गया है, कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट के द्वारा दिया हुआ कि आपको ऐसे ही करनी है। नो, अगर ठीक है, अगर क्वेश्चन आंसर में है वेल एंड गुड, नहीं भी है तो हम इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। देन lastly I am coming to a case that is Surendran versus state of Kerala 2022 NV Ramanna Chief Justice as he was then, उनका केस है ये, उन्होंने जजमेंट दिया था। लेट मी जस्ट टेल यू द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस फर्स्ट। इस केस पे क्या हुआ कि एप्लेंट्स पे 304B और 498A इसका चार्ज लगा। अब क्या होता है कि वो इस चार्ज से तो एक्विट हो जाते हैं, और अब ट्रायल चल रहा है 498A का, और इसमें हमने एज एन एविडेंस हम रिलाई करना चाह रहे हैं डाइंग डिक्लेरेशन पे। तो क्वेश्चन उठा कि क्या आप डाइंग डिक्लेरेशन का एविडेंस यूज कर सकते हो इन अ ट्रायल ऑफ 498A IPC। सो एज पर एपेलेंट्स तो हम इसको नहीं कर सकते, तो तभी तो उनका वो आर्ग्यूमेंट है, वो कह रहे हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि 498 में नाउ द क्वेश्चन ऑफ डेथ it does not it is no longer a case in which the cause of disease death comes into the question, तो हम नहीं रिलाई कर सकते। लेकिन कोर्ट ने इस चीज को नहीं माना। द कोर्ट हेल्ड कि वी कैन स्टिल रिलाई अपॉन द डाइंग डिक्लेरेशन इन द ट्रायल ऑफ 498Y। उन्होंने कहा कर तो सकते हैं, बट देयर आर प्री कंडीशंस। क्या प्री कंडीशन है कि ऐसे केसेस में कर सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने कोई चार्ज लगाया हो डेथ का, जैसे 302, 306, 304B, as long as the cause of her death has come into the question, so whether the charge was proved or it was not proved, this fact is immaterial। सेकंड क्या होता है, सेकंड ये होता है कि जो भी आप 498A में एविडेंस देना चाह रहे हो, it should relate to the circumstances of the transaction in which the death was occurred। तो क्या क्रूएलिटी एक ऐसा सर्कमस्टांस था जिसमें, मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप बोल सकते हो कि डेथ हो गई? आंसर इज यस।
सो इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने रिलाई कर लिया उस एविडेंस पे डाइंग डिक्लेरेशन के। सो हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए प्रोसीडिंग का नेचर रेलेवेंट नहीं है एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन नंबर 32, एज लॉन्ग एज इट इज द पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन देन वी कैन एडमिट इट, फिर हम इसको एडमिट कर सकते हैं। सो यहाँ पे कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन दे रही है कि सेक्शन नंबर जो 32 है, इट हैज बीन वर्डेड वेरी ब्रॉडली। आपने कैसे टर्म्स का यूज करा है कि cause of death comes into the question। आपने ये थोड़ी ना लिखा है when there is a murder of when there is a charge of murder, when there is a charge of suicide, when there is a charge of dowry death। no, आपने एक broader language यूज करी है। फिर कोर्ट ने कहा इवन इन सिविल केसेस हम तो इसको तब भी यूज कर लेते हैं, ये तो फिर भी 498A का केस है। फिर उन्होंने कहा कि ये पोजीशन इट इज एबेंडेंटली क्लियर फ्रॉम दीज वर्ड्स। लास्टली, ये मुझे सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगा और वेरी गुड आर्ग्यूमेंट दैट इज बीइंग पुट फॉरवर्ड बाय द कोर्ट, कि जो सेक्शन नंबर 32 का इलस्ट्रेशन है वो भी तो रेप केस की बात करता है। स्टिल यू आर मेकिंग द डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल। आप तब भी तो एडमिसिबल कर रहे हो। आप रेप को सब्सटीट्यूट कर दो किससे, 498A से, स्टिल आप यूज कर सकते हो। सो ये position even before the Indian Evidence Act also the position was same। क्वीन वर्सेस बिसोर्जन मुखर्जी, इस केस में भी रेप का ट्रायल था, स्टिल हमने डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट कर लिया था। सो आई होप आपको पता चला होगा कि इंडियन लॉ कितना वाइड है विद रिस्पेक्ट टू डाइंग डिक्लेरेशंस, कि हम सिविल एक्शंस तक में इसको यूज कर लेते हैं। सो This concludes our discussion with respect to dying declarations। मैंने आपको 2 judgments कराए हैं, very important judgments। So guys, please stay tuned for more legal judgments and also like my channel, share it and subscribe also। So आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करो। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी हु इज टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ these videos, because it takes a lot of time to pick out the important things, right? So thank you, stay tuned, bye, take care।